कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो बस पकड़कर अपनी गांव की ओर जा रहा था और बस से उतरते ही वहां पर लोग उसे बड़ी चौंकी हुई नजर से देखते हैं। जब वो एक कंस्ट्रक्शन के पास पहुंचता है तब वहां पर एक लड़की उसे देखकर भागना शुरू कर देती है और घर जाकर वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि अभी वह जिंदा है। जब आदमी अपने घर आता है तब वहाँ पर उसके परिवार वाले ही उसे धक्का मारकर भगाने लगते हैं और कहते हैं कि तू एक बहरूपिया है, मेरा छोटा भाई तो पहले ही मर चुका है। लेकिन वह आदमी उस घर वालों से झगड़ते हुए कहता है कि यह घर मेरा है और वह रास्ते पर तुम किससे पूछकर बिल्डिंग बनवा रहे हो। लेकिन यहाँ पर उसके ही घर वाले उसे पहचानने से मना कर देते हैं और वहाँ पर वे सीधे पुलिस को बुलवा देते हैं और पुलिस के आने पर वे उसका डेथ सर्टिफिकेट देते हैं और बताते हैं कि उनका छोटा भाई 5 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। इसलिए पुलिस इस आदमी को पुलिस स्टेशन ले जाकर वहाँ पर उससे पूछताछ करने लगती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम इस 5 साल तक तुम कहाँ थे, क्योंकि देखा जाए तो वो असल में मारा जा चुका है और उसका देह संस्कार भी कर दिया गया था। तो वह बताता है कि उसकी माँ और उसका भाई प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, जिस वजह से उन्होंने एक एक्सीडेंट भी कराया था और इसके बाद जब वो हॉस्पिटल में था तब उन्होंने मेरी वाइफ को भी बहुत टॉर्चर किया, इसलिए उन्होंने बिना बताए दिल्ली शिफ्ट हो गए। लेकिन एक दिन जब वो अपने घर के अंदर जाता है तो वह देखता है कि उसके घर में सब कुछ बिखरा पड़ा है और वहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि उसके भाई ने ही यह सब कुछ किया है, इसलिए वह तुरंत गाँव की ओर निकल पड़ता है। लेकिन वहाँ पर रास्ते में छापा पड़ जाता है जहाँ पर उसके बैग की चेकिंग करते समय उसके बैग में ड्रग्स मिलता है और उस ड्रग्स की वजह से उसे पूरे 5 साल की सजा हो जाती है। यहाँ पर उसका कहना था कि उसे फंसाया गया है और वह सजा खत्म होते ही वह सीधे अपने घर की ओर चला गया, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका पहले ही दाह संस्कार कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अब तक उसे उसकी बेटी और बीवी का पता नहीं चल पाया। अब सीन दूसरी ओर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक लड़की को एक लड़के के साथ देखते हैं और एक औरत को भिखारी बना हुआ देखते हैं जो कि दर बदर भटक रही थी। अब यहीं से शुरू होती है मर्डर केस की कहानी। अगर यह आदमी जिंदा है तो आखिर वह किसकी बॉडी थी जिसे दाह संस्कार करके जलाया गया और क्या हुआ था उसकी बेटी और उसकी पत्नी के साथ। अब इसी के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और वो सीधे उसके बड़े भाई के पास जाती है, जहाँ पर उनसे पूछताछ में पता चलता है कि उसके छोटे भाई के मरने की खबर उसकी पत्नी से ही मिला था। और जब वो घर पहुँचे तो वहाँ पर पहले से ही बॉडी पड़ी हुई मिली थी और लाश की एक उंगली भी कटी हुई थी और बॉडी का चेहरा देखने लायक नहीं था। लेकिन उंगली कटी होने की वजह से उन्होंने यह मान लिया कि वह वही है, क्योंकि उसके छोटे भाई की भी उंगली कटी हुई थी। और साथ ही वो पुलिस को बताता है कि उसने उसकी जमीन के बदले उसकी पत्नी को 50 लाख रुपए दिया था, लेकिन उसकी कोई रसीद भी उसके पास नहीं थी। इन सारी बातों को सुनने के बावजूद भी पुलिस उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, इसलिए वह अपने जीजाजी से बात करवाता है जो वहाँ पर हर जगह पर मौजूद थे। वह भी बताते हैं कि बॉडी का शक्ल पूरी तरह खराब हो चुका था, जिससे हमने उसके शक्ल को नहीं पहचाना, लेकिन कटी हुई उंगली की वजह से हमने उसे पहचान लिया। और इसी के बाद पुलिस उसकी पत्नी और उसकी बेटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पुलिस का मानना था कि अगर उसने 50 लाख रुपए लिए हैं तब तो उसकी पत्नी के बड़े ऐशो आराम से जिंदगी कट रही होगी। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर एक भिखारी कुछ चंद पैसे गिन रही थी और उसकी मजबूरी का फायदा लोग उठाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं पुलिस अब दोबारा उसी घर में जाती है जहाँ पर वह आदमी और उसकी पत्नी शिफ्ट हुए थे, जहाँ से उन्हें पता चलता है कि सच में उस आदमी की मौत हो चुकी थी और यहीं से उसके बॉडी को शिफ्ट किया गया था। और इसके बाद जहाँ उसकी बेटी पढ़ती थी वहाँ का पता पुलिस को मिलता है और पुलिस वहाँ पर भी इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि बच्चे ने अचानक से ही स्कूल छोड़ दिया था और उसकी माँ 2 महीने बाद स्कूल में सर्टिफिकेट लेने के लिए आई थी, क्योंकि वह अपनी बच्ची को दिल्ली के दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना चाहती थी। इसलिए पुलिस अब दूसरे स्कूल में भी जाकर उसका पता करती है और वहाँ से पुलिस को उसका पुराना एड्रेस का पता चलता है। जब पुलिस उस एड्रेस पर जाती है तो वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि एक दिन उसकी बच्ची को किसी आदमी ने जोर जबरदस्ती से वहाँ से लेकर चला गया और इसके कुछ दिन बाद उन्होंने इस घर को छोड़ दिया और इसी वजह से उनका पूरा शक उसके बड़े भाई पर चली जाती है, क्योंकि अगर उसने 50 लाख रुपए दिए होते तो उसकी पत्नी ऐसे दर बदर भटक नहीं रही होती। अब पुलिस काफी मशक्कत के बाद उसकी पत्नी को ढूंढ लेते हैं, जहाँ पर वह बताती है कि उसकी फैमिली में उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे कोई, और जिस दिन उसके पति की मौत हुई उस दिन सामने से फोन उसके बड़े भाई ने किया था, जिसने बताया कि उसके पति मर गए हैं। इसलिए वो लोग एक डेड बॉडी और एक डेथ सर्टिफिकेट के साथ उसे घर लेकर आए और जोर जबरदस्ती में उसे साइन करवाए और उसकी पत्नी को बताया कि उसका पति अभी जिंदा है, लेकिन अगर वह उसके मुताबिक काम नहीं करेगी तो उसके पति को मार डाला जाएगा। इसलिए उसके पत्नी को वहाँ पर रोना धोना पड़ा और अब सब हो जाने के बाद उसे उसके पति से मिलवाया गया, जहाँ पर उसका पति बहुत ही जख्मी था। अब पूरे 3 महीनों के बाद उसके पति को वहाँ से डिस्चार्ज मिलने वाला था और उसके अगले दिन ही उन दोनों को शिफ्ट होना था दिल्ली। इसलिए उनके बड़े भाई उसके पत्नी को दिल्ली लेकर चले गए, जहाँ पर वह हर दिन कहता था कि उसका पति आने वाला है, लेकिन उसका पति कभी आया ही नहीं, क्योंकि उसका पति तो अब जेल में था। लेकिन उसके पति का बड़ा भाई कभी उसे उसकी सच्चाई नहीं बताया। वह उसे हमेशा कहता था कि उसे अब दोबारा उसके घर पे नहीं आना है, अगर वह आएगी तो उसका पति मारा जाएगा। और ऐसे ही 1 महीने बाद उसके पति का बड़ा भाई दोबारा उसके पास आया और उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसका रेप कर डाला और उसकी बेटी को उससे दूर ले
ले गया और अब तो उसे भी नहीं पता कि उसकी बेटी कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर उसके लिए एक खुशी की बात थी कि उसकी जिंदगी में उसका पति दोबारा आ गया था। लेकिन इसके बाद यहाँ पर कहानी दोबारा एक मोड़ ले लेती है। यहाँ उसके पति का बड़ा भाई यह कबूलने से ही मना कर देता है कि उसने कभी ऐसा कुछ किया है। यहाँ तक कि वह यह भी कहता है कि उसे तो यह भी नहीं पता कि दिल्ली में वो कहाँ शिफ्ट हुई थी। और साथ ही उसके जीजा बताते हैं कि लाश के मिलने के बाद उन्हें भी शक हुआ था कि वह डेड बॉडी उसके छोटे भाई की नहीं है, लेकिन चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका था, इसलिए वो पूरी तरह से नहीं बता पाया। पुलिस अब दोबारा इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है, जहाँ पर उन्हें इसका पता करना था कि आखिर वह डेड बॉडी किसकी थी और साथ ही उसकी बेटी है कहाँ। अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हॉस्पिटल से एक डेड बॉडी चोरी हो जाने की खबर पता चलती है, जो कि उसी समय की थी जब उस बॉडी की देह संस्कार की गई थी। और उस बॉडी को खरीदते समय जिस आदमी का फोटो उन्हें मिलता है वह उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही दिनों बाद पुलिस को एक खबर पड़ती है कि दिल्ली के किसी जगह पर एक रेप पार्टी चल रही थी, जहाँ पर कुछ कॉल गर्ल्स भी पकड़ी गयी, जिनमें एक कॉल गर्ल की 15-16 साल की उम्र थी, जो कोई और नहीं उन्हीं की बेटी थी। और पुलिस स्टेशन में आते ही बेटी अपने पिताजी को पहचान लेती है और वह अपनी कहानी बताना शुरू कर देती है कि कैसे उस आदमी ने उसे उस गंदी दलदल में धकेल दिया। और जब इस आदमी से पूछताछ की जाती है, पहले तो वो बताने से मना कर देता है, लेकिन इसके बाद पुलिस का चमाट पड़ते ही वह तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है। वह बताता है कि उसके पति की एक्सीडेंट उसने ही करवाया था, लेकिन उसके पति की मौत न होने की वजह से उसे दूसरी बॉडी का इंतजाम करना पड़ा और उसने ही उसके पति के बैग में ड्रग्स डालकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, जिससे उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर ली और वह जेल चला गया। और उसकी बेटी को उसी ने मार्केट में ले जाकर बेच दिया। जब पुलिस ने इन सब चीजों के पीछे के आदमी के बारे में पूछा कि वह आखिर कौन है, वह बताता है इन सब चीजों के पीछे उसकी पत्नी का ही हाथ है। उसकी पत्नी और वो दोनों रिलेशनशिप में थे। पति यहाँ पर काफी बिजी रहा करता था और इसी वजह से उसने उससे रिलेशन बना ली और पत्नी को अब सिर्फ मैं ही चाहिए था। इसलिए हम दोनों ने मिलकर उसके पत्नी को मारने का प्लान बनाया, ताकि उसके पति के मरने के बाद उसके प्रॉपर्टी के पैसे से वो लोग अपना जीवन बिता सके। इसलिए उसने वैसा ही किया, लेकिन पति नहीं मर पाया तो उसने दूसरे बॉडी का इस्तेमाल करके पत्नी ने वहाँ से पैसे ऐंठे और धीरे धीरे उसके सारे पैसों को उसने हड़प लिया। और इसके बाद जब पैसे खत्म हो गए तो उसने उसकी बेटी को भी बेच डाला और उसे ऐसे ही लाचार छोड़ दिया। और यह सब जानकर पुलिस भी पूरी तरह हैरान हो गई। यहाँ पर जब तक उसकी पत्नी को पुलिस पकड़ते, पत्नी वहाँ से पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई थी और जब तक पुलिस उसे पकड़ने वाली थी, वहाँ पर पत्नी ने ट्रक के सामने आकर अपनी जान गंवा दी। और इसी तरह यह इन्वेस्टिगेशन सॉल्व हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह सच्ची कहानी का एक्सप्लेनेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको ऐसे ही क्राइम वाली वीडियो आगे से मिलती रहे। मिलते हैं और सच्ची और नई घटना के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।